नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर अहम खबर के साथ मैं हूं अंकिता सिंह। बुलेटिन में बात करेंगे सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को अब नहीं देनी होगी अलग अलग परीक्षा। केंद्रीय कैबिनेट ने इस बारे में आज ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके अलावा कैबिनेट ने किसानों से लेकर बिजली कंपनियों को राहत देने से जुड़े फैसले भी लिए हैं। साथ ही संसद की गृह कार्य संबंधी संसदीय समिति ने कोविड-19 महामारी और उससे जुड़े मुद्दों पर गहन पड़ताल की। अंतर संसदीय संघ द्वारा आयोजित संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन की इस आयोजन की शुरुआत आज से हो गई है। इनके अलावा बात करेंगे, देश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 20 लाख के पार हो गई है, जबकि भारत में अब तक संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 27.5 लाख से अधिक हो गई है। इन तमाम खबरों के अलावा देश दुनिया की हर खबर पर रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को अब अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी। केंद्र सरकार ने गैर राजपत्रित पदों, बैंकों और रेलवे के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का ऐतिहासिक फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसके अलावा किसानों से लेकर बिजली कंपनियों तक को राहत देने से जुड़े फैसले भी लिए गए। युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के अवसर से जुड़े ऐतिहासिक फैसले के तहत गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा। This is a revolutionary reform and I think one of the most landmark reforms in the history of independent India. Okay, this is a reform which will bring in ease of recruitment, ease of selection, ease of job placement and thereby ease of living, particularly for certain sections of society which are at a disadvantage on one account or the other. मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने किसानों के हितों से जुड़ा अहम फैसला भी लिया। सरकार ने 2020-21 के लिए 10% तक चीनी तैयार करने वाले गन्ने का लाभकारी मूल्य 285 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया है। जिस गन्ने से 9.5% चीनी तैयार होगी उसका मूल्य 270 रुपये प्रति कुंटल होगा। वहीं जिस गन्ने का रिकवरी दर 11% होगा उसका मूल्य 28.5 रुपये प्रति कुंटल अधिक होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले से करीब 1 करोड़ किसानों को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों का परिचालन निजी हाथों में सौंपने का फैसला भी लिया है। इससे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को एक मुश्त 1070 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। जो अपफ्रंट 1070 करोड़ लगभग मिलेंगे, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दूसरे छोटे शहरों में एयरपोर्ट का विकास करने में काम उपयोग में लाएगी। ये पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा फायदा ये होगा कि यात्रियों को अच्छी सुविधा मिलेगी। यात्रियों के अच्छा सुविधा के साथ साथ एक नई कार्यक्षमता, नई ऊर्जा आएगी।
सार्वजनिक जनभागीदारी यानी पीपीपी के आधार पर 50 साल की लीज पर इन हवाई अड्डों का संचालन, प्रबंधन, रखरखाव और विकास का जिम्मा निजी कंपनियों के हवाले होगा। इनके अलावा कैबिनेट ने कोरोना वायरस के चलते पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को हो रही परेशानी से बड़ी राहत देते हुए कई अन्य अहम फैसले भी लिए। रविंद्र सिंह श्योराण, राज्यसभा टीवी। विभिन्न परीक्षाओं के उम्मीदवारों को अलग अलग परीक्षा के जाल से छुटकारा दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी है और राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का काम आम पात्रता परीक्षा आयोजित करना और भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाना होगा। देश में हर साल करीब 2.5 करोड़ लोग सरकारी नौकरी पाने की चाह में परीक्षाएं देते हैं, लेकिन कई मर्तबा परीक्षाओं की तारीख या परीक्षा केंद्र के बीच लंबी दूरी के सफर के चलते उनकी कोई परीक्षा छूट जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा आम पात्रता की एक परीक्षा आयोजित किए जाने से छात्रों की परेशानियां दूर होंगी। ये इट विल बी ए सेविंग ऑन द स्टेट एक्सचेकर, it will be saving on the personal cost, and it will be huge convenience. So in other words, it is a combination of convenience and cost effectiveness. This is in keeping with the cooperative federalism. We are in fact facilitating even the selection processes undertaken by the individual state governments. उनका स्टेट एक्सचेकर बचेगा, उनकी व्यवस्था बचेगी, एक चरण उनका क्रॉस हो गया। फिलहाल शुरुआत में 3 एजेंसीज को इसके दायरे में लाया गया है। इनमें एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी शामिल है। आगे अन्य भर्ती एजेंसियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये एजेंसी 12 भाषाओं में परीक्षा का आयोजन करेंगी। इसका स्कोर 3 वर्ष के लिए मान्य होगा। उम्मीदवार अपने अंकों में सुधार के लिए आगामी परीक्षा में बैठ भी सकेगा। परीक्षा के प्रश्न एक संयुक्त प्रश्न बैंक से लिए जाएंगे। शुरुआत में हर साल 2 बार परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। तो ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक सोसाइटी होगी, ऑटोनोमस सोसाइटी अंडर सोसाइटीज एक्ट। तो इसमें तीनों एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जैसे मैंने कहा एसएससी के, आरआरबी के और आईबीपीएस के, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इस सोसाइटी को फॉर्म करने में, गवर्निंग बॉडीज में। ये कंडक्ट करेगा टायर 1 एग्जामिनेशन। परीक्षा के लिए देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र का गठन किया जाएगा। इससे परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को लंबी दूरी तय नहीं करनी होगी। एनआरए को स्थापित करने के लिए शुरुआती 3 सालों में 1517 करोड़ 57 लाख रुपए खर्च होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन पर खुशी जताई है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से ये कई परीक्षाओं को समाप्त कर देगी, साथ ही कीमती समय और संसाधनों की भी बचत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि प्रक्रिया से पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। ट्विटर पर प्रधानमंत्री ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से जुड़ी जानकारी भी साझा की। संसद भवन परिसर में संसदीय समितियों की बैठकों का सिलसिला जारी है। संसद की गृह कार्य संबंधी संसदीय समिति ने आज लंबी बैठक की। इस दौरान कोविड-19 महामारी और उससे जुड़े मुद्दों पर गहन पड़ताल की गई। इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति ने भी अहम बैठक की, जिसमें माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण संशोधन विधेयक पर चर्चा की गई। वरिष्ठ राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह कार्य संबंधी संसदीय समिति ने सुबह 11 बजे से दोपहर करीब 3:15 बजे तक कोरोना संकट के मुद्दे पर चर्चा की। इस दौरान कोरोना संकट और प्रबंधन से जुड़े मसलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव के साथ चर्चा की गई। समिति के सदस्यों ने कई मसलों पर विस्तार से सवाल भी पूछे। कई अन्य अधिकारियों से भी साक्ष्य लिए गए। इससे पहले समिति इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला से साक्ष्य जुटा चुकी है।
उधर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति ने बुधवार को माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण संशोधन विधेयक पर अपनी तीसरी बैठक की। समिति ने बैठक में गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ गहन विचार किया। सांसद रमा देवी की अध्यक्षता वाली इस समिति की बैठक में 13 सदस्यों ने शिरकत की। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण संशोधन विधेयक 2019 बेहद अहम विधेयकों में एक है। ये विधेयक 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद विधेयक को संसदीय समिति को पड़ताल के लिए सौंपा गया, लेकिन कोरोना संकट के चलते समिति समय पर रिपोर्ट नहीं दे पाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समिति को सितंबर तक रिपोर्ट जमा करने की अनुमति दी है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। अंतर संसदीय संघ द्वारा आयोजित संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन का आयोजन की आज शुरुआत हो गई। ये आयोजन 19 और 20 अगस्त तक चलेगा। वर्चुअल माध्यम द्वारा आयोजित इस सम्मेलन के जरिए स्वास्थ्य, जलवायु और आर्थिक संकट का हल निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संसदीय समुदाय को एकजुट होने का आह्वान किया जाएगा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मानवता के सामने खड़ी चुनौतियों से निपटने में संसदों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खासकर कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस कठिन समय से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों में योगदान करने के लिए संसदों की क्षमता को मजबूत करेगा। विश्व के सभी देशों को अभूतपूर्व मानवीय एवं आर्थिक क्षति पहुंचाई है। इस घड़ी में मैं सभी संसदों का दायित्व है कि विश्व सम्मेलन के इस मंच से वे बहुपक्षवाद की प्रासंगिकता का अनुमोदन करते हुए विश्व समुदाय को उसका अनुपालन कर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जीतकर एक नए और बेहतर विश्व और समाज का मार्ग प्रशस्त करने का आह्वान करें। नवनियुक्त नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से आज मुलाकात की। ये मुलाकात उपराष्ट्रपति के दिल्ली स्थित आवास पर हुई। मुलाकात के दौरान कई विषयों पर विस्तार से बातचीत की गई। गिरीश चंद्र मुर्मू ने 8 अगस्त को देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। इससे पहले वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अगस्त को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा करेंगे। ये देश के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है। कार्यक्रम में शीर्ष 129 शहरों और राज्यों को स्वच्छ महोत्सव शीर्षक से कुल 129 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के नतीजों की घोषणा गुरुवार यानी 20 अगस्त को करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है, जिसमें कुल 4,242 शहरों, 62 छावनी बोर्ड और गंगा नदी के किनारे स्थित 92 शहरों के सर्वेक्षण में 1,87,00,000 लोगों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देश के अलग अलग भागों से स्वच्छ भारत मिशन शहर यानी SBMU के चुनिंदा लाभार्थियों, स्वच्छागृहियों और सफाई कर्मियों से संवाद भी करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री डैशबोर्ड पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अभियान 28 दिनों में पूरा किया गया। इस बार स्वच्छता ऐप पर 1.7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया। वहीं सोशल मीडिया पर 11 करोड़ से ज्यादा बार इसे देखा गया। इस दौरान 5,50,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी सामाजिक कल्याण कार्यक्रम से जोड़े गए और अनौपचारिक रूप से कचरा बीनने के काम में लगे 84,000 से ज्यादा लोगों को मुख्य धारा में लाया गया। जनवरी 2016 में पहली बार नागरिकों की व्यापक स्तर पर भागीदारी के मकसद से सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत की थी। इसके तहत देश के शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए उनके भीतर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नौसेना के कमांडर्स का 3 दिन का वार्षिक सम्मेलन आज से दिल्ली में शुरू हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मेलन के पहले दिन इसमें हिस्सा लिया और शीर्ष नौसेना कमांडरों को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट में लिखा, आज नौसेना कमांडरों के सम्मेलन में भाग लिया। मैं राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा में उनकी भूमिका के लिए भारतीय नौसेना की सराहना करता हूं। उन्होंने लिखा कि मुझे अपने जहाजों और विमानों को तैनात करने में सक्रिय प्रतिक्रिया के माध्यम से
किसी भी चुनौती को पूरा करने के लिए नौसेना की तैयारियों पर पूरा भरोसा है। हाल ही में हुए सीमा पर तनाव के मद्देनजर इस सम्मेलन की काफी अहमियत है। सैन्य मामलों के विभाग की स्थापना और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद आने के बाद नौसेना के कमांडरों का ये पहला सम्मेलन है। जम्मू और कश्मीर में अर्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेशों से अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया गया था। अब हालातों की समीक्षा के बाद इन्हें हटाने का फैसला किया गया है। माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय के इस फैसले को घाटी में विश्वास बहाली के कदम के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज देश भर के 31 शहरों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि ऐसे मुश्किल समय में जबकि देश भर में कोरोना महामारी की वजह से जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है, तो लोग स्वस्थ और सुरक्षित जीवन शैली की तरफ ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अनोखी पहल की वजह से लोगों को ऑर्गेनिक प्राकृतिक इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट खरीदने के लिए घर से निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनसे होने वाले लाभ से जनजातियां लाभान्वित होंगी और उनकी आय के स्रोत मजबूत होंगे। कोविड-19 महामारी के दौरान भले ही दुनिया ठहर गई हो, लेकिन भारत के किसान की मेहनत रंग लाई है। विश्व व्यापार संगठन की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल मार्च से जून की अवधि में 25,552 करोड़ रुपए से ज्यादा की कृषि वस्तुओं का निर्यात हुआ है, जो कि पिछले साल इसी अवधि में हुए निर्यात से 23% से भी अधिक है। 2017-18 में भारत का कृषि निर्यात देश के कृषि जीडीपी का 9.4% था, जो 2018-19 में बढ़कर 9.9% हो गया। इस बीच कृषि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कृषि आयात 5.7% से घटकर 4.9% रह गया। इसके साथ ही देश की कृषि उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम हो गई है। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 60,000 से अधिक कोरोना के मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वाले लोगों की संख्या 20 लाख के पार पहुंच गई है, जो अब तक आए मामलों का 73.64% है। वहीं कुल मरीजों में केवल 24.45% सक्रिय मामले हैं। भारत में अब तक संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 27.5 लाख से अधिक हो गई है। वहीं 52,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक 18 अगस्त को कोरोना वायरस के 8 लाख सैंपल की टेस्टिंग की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 64,531 नए केस आए हैं। अब तक देश में 27,67,273 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 6,76,514 सक्रिय मामले हैं, जो कुल मरीजों में केवल 24.45% हैं। बीते एक दिन में 60,091 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। अब तक कुल 20,37,870 मरीज ठीक हो चुके हैं, जो कुल केस का 73.64% है। पिछले 24 घंटे में 1,092 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 52,889 हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर 1.91% पर पहुंच गई है। मंगलवार को देश में 8 लाख से अधिक टेस्ट किए गए। देश में अब तक 3,17,42,782 नमूनों का परीक्षण किया गया। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो देश में 2.5% की ग्रोथ रेट से प्रतिदिन 62,500 से ज्यादा औसत केस सामने आए, जिसके चलते 7 दिन में 4,37,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामलों की बात करें तो इस दौरान 4,652 के औसत से 32,500 सक्रिय केस दर्ज हुए। पिछले एक सप्ताह में करीब 57,000 लोग प्रतिदिन ठीक हुए। करीब 4 लाख लोग ठीक हुए। इस दौरान 6,798 लोगों की मौत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में पिछले 24 घंटे में 64,500 से अधिक मामले सामने आए हैं। उसमें 5 राज्यों में सबसे अधिक केस आए हैं। महाराष्ट्र में 11,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में 9,000 से अधिक, कर्नाटक में 7,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 4,000 से अधिक केस आए हैं। 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रिकवरी रेट राष्ट्रीय स्तर से अधिक है। पिछले 24 घंटे में 5 राज्यों में सबसे अधिक संक्रमित मामले सामने आए हैं, जो कुल मामलों का 59.45% है।
इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों में सबसे ज्यादा मौत के मामले भी सामने आए हैं। 24 घंटे में देश में हुई मौत में इन राज्यों में 76.92% जान गई हैं। 23 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र में सक्रिय केस बढ़े, वहीं 12 राज्यों में इसमें कमी आई है। 7 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में कोई मौत नहीं हुई है। 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रिकवरी रेट राष्ट्रीय स्तर से अधिक है। वहीं 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर राष्ट्रीय दर से कम है। क्षेत्र के हिसाब से पिछले 7 दिनों में कोरोना के मामलों पर नजर डालें तो उत्तरी राज्यों में 9,061 सक्रिय मामले बढ़े, वहीं 60,173 स्वस्थ हुए हैं और 1,089 लोगों की मौत हुई है। पूर्वी राज्यों में 6,302 सक्रिय मामले दर्ज किए गए और 58,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं और 522 लोगों की जान गई है। पूर्वोत्तर राज्यों के एक हफ्ते के आंकड़ों पर नजर डालें तो 5,585 सक्रिय मामले सामने आए, 15,982 लोग इलाज कराकर घर जा चुके हैं और 79 लोगों की मौत हुई है। पश्चिमी राज्यों में 9,723 सक्रिय केस आए हैं और 87,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। दक्षिणी राज्यों की बात करें तो एक हफ्ते में 1,895 सक्रिय केस बढ़े और 1,76,000 से अधिक स्वस्थ हुए, वहीं 2,400 से अधिक की जान गई है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार में कंटेनमेंट जोन के बाहर जारी लॉकडाउन को 25 अगस्त की मध्य रात्रि तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि दक्षिण, उत्तर और मध्य अंडमान में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें और सेवाएं खुली रहेंगी। निकोबार जिले में इसके लिए सहायक आयुक्त से लिखित में अनुमति लेनी होगी। आवश्यक सेवाओं में कार्यरत लोगों की आवाजाही के अलावा सभी सरकारी कार्यालय और सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। दक्षिण अंडमान के बाहर से आने वाले सभी यात्रियों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। दक्षिण अंडमान में पोर्ट ब्लेयर और फेरगंज में परिवहन सेवाओं को भी 25 अगस्त तक स्थगित कर दिया गया है। भारतीय फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल की शुरुआत की है। इस महीने के शुरू में इसको मंजूरी मिली थी। ये ट्रायल 1600 वॉलंटियर्स पर 17 जगहों पर आयोजित किया जाएगा। तो वहीं अब देश में पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का तीसरे और आखिरी चरण का ट्रायल शुरू हो गया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पॉल ने ये बताया था कि देश में फिलहाल 3 कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है। ये सभी वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग चरणों में हैं, जिसमें से एक वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा और आखिरी चरण बुधवार से शुरू हो जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में बुधवार को चिंताजनक गिरावट आई है। दिल्ली कैंटोनमेंट के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा कि उनके फेफड़ों में संक्रमण के लक्षण दिखे हैं। आरआर अस्पताल की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि प्रणब मुखर्जी की मेडिकल कंडीशन में गिरावट देखी गई है क्योंकि उनके फेफड़ों में संक्रमण के लक्षण दिखे हैं। वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर बने हुए हैं और विशेषज्ञों की एक टीम उनकी देखरेख कर रही है। 84 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को दिल्ली कैंट के अस्पताल में भर्ती किया गया था। मस्तिष्क में रक्त का थक्का जमने के बाद 10 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति की सर्जरी की गई थी। प्रणब मुखर्जी की कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। भारत में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अनुमान है कि अगले 5 साल में कैंसर के मामलों में 12% की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये बात भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी कि ICMR और राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान और अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल कैंसर के मामले 13.9 लाख रहने का अनुमान है। वहीं साल 2025 तक ये मामले 15 लाख तक हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 तक तंबाकू से होने वाले कैंसर का आंकड़ा कुल मामलों का 27.1% तक हो सकता है। इसके साथ ही गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और स्तन के कैंसर के मामले भी तेजी से बढ़ने का अनुमान है। राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम रिपोर्ट 2020 नाम से जारी रिपोर्ट में कैंसर से जुड़ी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में पुरुषों में कैंसर के 7 लाख से ज्यादा नए मामले और 2025 तक 8 लाख मामले होने के अनुमान हैं। वहीं महिलाओं में स्तन कैंसर के मामले 2 लाख, गर्भाशय के मामले 75,000 होने के अनुमान हैं।
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष अधिकार अनुच्छेद 142 के तहत सीबीआई जांच का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि खुद रिया चक्रवर्ती के लिए भी इच्छित न्याय यही होगा, क्योंकि उसने भी सुशांत सिंह मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुशांत प्रतिभाशाली अभिनेता था जो अपनी अभिनय क्षमता दिखाने से पहले ही दुनिया से चल बसा। उसके परिजन, दोस्त और प्रशंसक भी जांच के परिणाम की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि मौत को लेकर सभी तरह की अटकलों पर विराम लग जाए। इसीलिए एक निष्पक्ष जांच समय की मांग है। सुशांत के पिता और बिहार सरकार की तरफ से इस केस की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के दावे को खारिज कर दिया और निर्देश देते हुए कहा कि मुंबई पुलिस सारे सबूत सीबीआई को आगे की जांच के लिए सौंप दे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया कि पूरे मामले में न्याय की जीत हुई है। और अब बात करते हैं मौसम के हाल की। कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के साथ उत्तर पश्चिम भारत में 20 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है, जबकि गुरुवार तक मानसून का केंद्र राजधानी दिल्ली के आसपास बना रहेगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश से जनता को गर्मी से राहत मिली है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में लगातार गर्मी बनी हुई थी। हालांकि इससे कई इलाकों में गंभीर जलभराव से यातायात बाधित हुआ। कर्नाटक में अगले 24 घंटे में कई हिस्सों में भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ओडिशा, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में अगले 24 घंटे के लिए बाढ़ के खतरे की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में अगले 4 से 5 दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। यहाँ कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा, बागमती, बूढ़ी गंडक जैसी प्रमुख नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य के 16 जिलों के 81 करोड़ 59 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से 16 जिले प्रभावित हैं। यहां 838 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में हालात बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पर्व आज मनाया जा रहा है। अमृतसर में इस पावन पर्व को श्रद्धालुओं ने बड़े ही धूमधाम से मनाते हुए रामसर साहिब से स्वर्ण मंदिर तक नगर कीर्तन का आयोजन किया। इस दौरान हर मंदिर साहिब परिसर में फूलों की खूबसूरत सजावट देखने को मिली। 1604 ईस्वी में आज ही के दिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहली बार प्रकाश किया गया था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने ही धर्म ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अंतिम गुरु का दर्जा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन पर्व पर शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट में कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हमें सेवा, स्नेह और सौहार्द की शिक्षा देते हैं और प्रार्थना करता हूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी मानवता का हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे। और बुलेटिन में रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। हिंदी साहित्य के प्रख्यात साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आज जयंती है। हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने ज्योतिष और साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। 1929 में उन्होंने इंटरमीडिएट और संस्कृत साहित्य में शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1930 में ज्योतिष विषय में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। फिर हिंदी और संस्कृत के अध्यापक के रूप में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के सानिध्य शांति निकेतन चले गए। हिंदी साहित्य के लिए उनके अवदान अविस्मरणीय है। सन 1975 ईस्वी में भारत सरकार ने हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। बाण भट्ट की आत्मकथा, कबीर, सूर साहित्य और संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो उनकी प्रमुख कृतियों में से एक है। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है। हर साल 19 अगस्त को पूरी दुनिया में मनाए जाने वाला विश्व फोटोग्राफी दिवस उन लोगों को समर्पित होता है जिन्होंने खास पलों को तस्वीरों में कैद कर उन्हें हमेशा के लिए यादगार बनाया है। विश्व फोटोग्राफी दिवस का मकसद जागरूकता पैदा करना, विचारों को साझा करना और फोटोग्राफी के क्षेत्र में लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।
है।